हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन हुआ है ई एग्रीकल्चर। ये जो ई एग्रीकल्चर है, ई एग्रीकल्चर टॉपिक, यह समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब समझ लीजिए एग्जाम में आने वाला एकदम क्वेश्चन है। 95% चांस इसका एग्जाम में आने का है। ठीक है, 95% चांस एग्जाम में इसका आने का है। तो ई कृषि क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ई कृषि। ई कृषि, तो आप लोग को पता है ई कृषि का पूरा नाम क्या होता है? तो नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ई एग्रीकल्चर, ई एग्रीकल्चर, तो ई एग्रीकल्चर का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि हमें गेहूं की बुआई करना तो हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक गेहूं की बुआई कर देंगे। ठीक है, इसका ये मतलब भी नहीं कि हम किसान को कोई ऐप दे देंगे और वह ऐप जाएगा गेहूं की बुआई कर देगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर का मतलब ये अभी नहीं है कि हम एक रोबोट लाएंगे और रोबोट जाएगा गेहूं की बुआई कर देगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब ई एग्रीकल्चर नहीं है। तो फिर ई एग्रीकल्चर क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। जब ई एग्रीकल्चर यह नहीं है तो क्या है ई एग्रीकल्चर? तो सबसे पहले फिर समझिए। देखिए, ई एग्रीकल्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर का यह नहीं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गेहूं की बुआई करेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम किसान को कोई ऐप दे देंगे और वह ऐप जाएगा गेहूं की बुआई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम एक रोबोट लाएंगे, रोबोट जाएगा हमारे गेहूं की बुआई कर देगा। इसका मतलब यह है कि हम किसान को कुछ ऐसा माध्यम दे देंगे, कुछ ऐसा चीज दे देंगे, कुछ ऐसी वस्तु दे देंगे, कोई ऐसा ऐप दे देंगे जिस ऐप के माध्यम से किसान यह जानकारी ले सके कि हमें सबसे अच्छे बीज कहाँ पर मिल सकते हैं, इस समय हमें किस वैरायटी की बीज बोना चाहिए, और कौन सी नई वैरायटी का बीज आया है, वह बीज कहाँ पर उपलब्ध है, किस शॉप पर मिलेगा, वह हमारे पास कैसे आएगा। यह माध्यम यदि हम किसान को दे देंगे, यदि किसान इस माध्यम से खेती करेगा, तो इसी प्रकार की खेती को बोला जाता है ई कृषि। फिर समझिएगा। देखिए, तो ई एग्रीकल्चर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक खेती होता है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने बताया आप लोगों को, यह नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीज का यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक मान लीजिए किसान है। ठीक है, यह किसान है, किसान को एक मोबाइल दे दिया जाएगा। इस मोबाइल में एक उसको ऐप दे दिया जाएगा, जिस ऐप के माध्यम से किसान क्या जान सकेगा, किसान क्या जानकारी ले सकेगा। इसी ऐप के माध्यम से किसान यह जानकारी ले सकेगा कि बेहतर क्वालिटी के उसको सीड कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बेहतर क्वालिटी के सीड कहाँ पर मिलेंगे, नई वैरायटी के सीड कौन से आए हैं, सबसे बढ़िया सीड कौन सा है, और प्रति हेक्टेयर मेरे खेत में सीड कितना लगेगा, कौन से रसायन का यूज होगा। ठीक है, कौन सा हमें उर्वरक लेना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कितना उर्वरक डालना है, यह सब जानकारी इस ऐप के माध्यम से यदि किसाने को होगा तो उसी को बोला जाता है ई एग्रीकल्चर। अब यदि उसका फसल उत्पादन हो गया तो किसान सोचेगा कि इसको बेचूं कहाँ पर। तो आजकल के समय में देखेंगे कि बिचौलिया जो होते हैं, मतलब जो आपसे फसल खरीद कर लेकर जाते हैं फिर जाकर मार्केट में बेचते हैं, तो यह क्या करते हैं, सारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उन्हीं का होता है। आप मेहनत करके फसल को उगाते हैं लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा था। ठीक है, इसकी वजह से ये कृषि की शुरुआत की गई। अब ई कृषि के माध्यम से किसान को ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा कि भारत की सभी मंडियों में कितना कितना गेहूं का रेट है, गेहूं का रेट कौन किस मंडी में ज्यादा है और कहाँ पर ज्यादा है। उससे किसान जो है वह सीधे व्यापारी से संपर्क कर सकता है, जो बिजनेसमैन, जो व्यवसायी है गेहूं का, उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, मंडी में डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। और किसान के अलावा यदि व्यापारी भी चाहेगा तो इसके ऐप के माध्यम से किसान को संपर्क कर सकता है कि आपका खेत कहाँ पर है, हम आएंगे आपसे आपकी गेहूं की खरीद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी किसान को एक ऐप के माध्यम से हो रही है। तो जिस माध्यम से यह किसान को जानकारी हो रही है, इसी माध्यम को बोला जाता है ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान अपनी खेती करे। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करे, किसान अपनी खेती करे। अब इसके माध्यम से खेती कैसे करेगा, पहले अब ये भी समझ लीजिए। तो इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। देखिए इसके माध्यम से कैसे, तो इसके माध्यम से इस आईसीटी के माध्यम से इस ऐप में पता चल जाएगा कि हमें इस समय किस रसायन का यूज करना है, हमारे खेत में कौन सा इंसेक्ट लगने वाला है,
ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है किसानों को बता देगी, ठीक है। किसानों को बता देगी कि बारिश कब होगा, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बता देगी, ठीक है। आने वाली आपदाओं के बारे में किसान को बता देगी, जिससे क्या करेगा, किसान जो है तैयार हो जाएगा उस आपदा से लड़ने के लिए। तो उसी प्रकार के एग्रीकल्चर को बोला जाता है ई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर इसी को बोला जाता है। तो देखिए इसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही सब जानकारी प्राप्त हो रही है। फोन तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है ना, समझ सकते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही किसान को सब जानकारियां प्राप्त हो रही है, इसी को बोला जाता है ई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाके चलेगा, आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट और देख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर से एक बार समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो ई एग्रीकल्चर का मतलब होता है ई कृषि, इलेक्ट्रॉनिक कृषि। इलेक्ट्रॉनिक कृषि का मतलब है कि हम किसान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी दे देंगे, कुछ ऐसी वस्तु दे देंगे, या कोई ऐसा ऐप दे देंगे किसी किसान को, जिससे किसान अपनी खेती को वैज्ञानिक तरीके से कर सके। अपनी खेती को क्या करे, वैज्ञानिक तरीके से कर सके। किसान को यह जानकारी मिल सके कि उच्च क्वालिटी वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छी उत्पादन क्षमता वाले बीज कहाँ पर मिलेंगे, इस समय मार्केट में सबसे नई बीज कौन सी आई है, ठीक है, उस बीज का उत्पादन दर कितना है, और वह बीज हमें कहाँ पर मिलेगा, वह मेरे पास आएगा कैसे, ठीक है। यह सभी माध्यम। फिर बीज की बुआई के बाद अब किसान को मान लीजिए निजी उपकरणों की जरूरत है, कृषि उपकरणों की जरूरत है, तो किसान उसी ऐप के माध्यम से जान सकेगा कि हमें कृषि उपकरण कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर कृषि उपकरण सस्ता मिलेगा, किस कार्य के लिए कौन सा कृषि उपकरण है, किस कार्य के लिए कौन सा कृषि उपकरण नहीं है। तो इस माध्यम से किसान को कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी हो जाएगी। उपकरण के बाद जब किसान का फसल तैयार हो जाएगा तो किसान को बेचने की भी जरूरत पड़ेगी। तो किसान यह भी सोचेगा कि इस फसल की बुआई कहाँ पर करे कि मुझे अच्छा दाम मिले। तो पहले क्या होता था, जब ई कृषि नहीं आई थी, उस ई कृषि भी सभी जगह पर लागू नहीं हुई है, और कुछ कुछ जगह पे लागू हुई है, लेकिन सक्सेस हर जगह पे भी नहीं हुई है। अभी ई कृषि पे कार्य चल रहा है, लेकिन पंजाब में पूरी तरह से सक्सेस हो चुकी है, पंजाब में पूरी तरह से सफल हो चुकी है। तो ई कृषि के माध्यम से क्या, जो बीच में बिचौलिया आता है, जो आपके घर से गेहूं खरीद कर लेकर जाता है, वह क्या करता है, वह जाकर फिर दोबारा मंडी में बेचता है। तो वह बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है ई एग्रीकल्चर के आने से। ई एग्रीकल्चर के माध्यम से जो किसान है वह सीधे भारत के सभी मंडियों को अपने फोन में देख सकते हैं, और सभी व्यापारियों से संपर्क भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, व्यापारी भी अगर चाहें तो किसान के पास संपर्क कर सकते हैं कि हाँ मुझे आपका गेहूं चाहिए, आप मुझे कितने में देंगे, कहाँ पर देंगे, किस प्रकार से देंगे। तो इस प्रकार की जानकारी, मतलब इस प्रकार से देखिए किसानों को कितना सारा लाभ हो रहा है। किसानों को सब चीज की इंफॉर्मेशन घर पे बैठे मिल जा रही है, जिस माध्यम से किसान अपनी वैज्ञानिक खेती कर रहा है। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक खेती करने की प्रक्रिया को ही ई एग्रीकल्चर या ई कृषि कहा जाता है। तो देखिए कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए मैंने गूगल पे बहुत सारा खोजा, गूगल पर भी नहीं मिला, ठीक है। यूट्यूब पर खोजेंगे, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारा समझने के बाद यही निकल के आया, मतलब ई एग्रीकल्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कृषि। इलेक्ट्रॉनिक कृषि का मतलब है कि किसान को कोई ऐसा माध्यम दे दिया जाए जिससे किसान को समय समय पर सभी चीज की जानकारी मिलती रहे, जिसके माध्यम से किसान अपनी खेती करे, ठीक है। किसान अपनी खेती करेगा तो किसान को उत्पादन ज्यादा होगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा तो जब किसान को उत्पादन ज्यादा होगा तो किसान को और उत्साह बढ़ेगा और किसान खेती करेगा। तो इस प्रकार की खेती को बुलाता है ई एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रॉनिक कृषि। तो चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर या ई कृषि, तो यह कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग की एक तरीका है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही किसानों को सब सूचना प्राप्त होती है। उस ऐप में जो भी सूचना आता है वह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही आता है, ठीक है। तो यह कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का ही एक तरीका होता है। आगे देखते हैं। ई कृषि को ऐसी कृषि के रूप में जाना जाता है, ई कृषि को ऐसी कृषि के रूप में परिभाषित किया जाता है या जाना जाता है जिसमें इंटरनेट से संबंधित तकनीक का यूज किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित तकनीक मतलब क्या है, किसानों को इंटरनेट से प्राप्त हो जाएगा कि कब बारिश होने वाली है, कौन सी आपदा आने वाली है, कौन से कीट हमारे फसल में लगने वाले हैं, ये सब कुछ जानकारी इंटरनेट से संबंधित तकनीक का यूज करके किसान को हो जाता है। तो इसी प्रकार की खेती को बोला जाता है ई एग्रीकल्चर। तो ई कृषि को ऐसी कृषि के रूप में जाना जाता है जिसमें इंटरनेट से संबंधित तकनीक का यूज किया जाता है। ई कृषि को एक कृषि मूल्य श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कृषि मूल्य श्रृंखला क्या होता है। तो कृषि मूल्य श्रृंखला वही होती है कि एक कृषि उत्पादक जो होता है, जो एक किसान होता है, उस उत्पादक को उसके
उत्पादक मतलब जैसे किसान है अपने फसल को उगाया, फसल को लेकर उसके बीज को लेकर मतलब उसके अनाज को लेकर उसको अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है कृषि मूल्य श्रृंखला। मतलब व्यापारी तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है या जिसको विपणन करना है उसको पहुंचाने तक प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है ई सॉरी कृषि मूल्य श्रृंखला। तो चलिए कृषि मूल्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उम्मीद मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से ई कृषि को समझा दूं, क्योंकि ई कृषि जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को 85% समझ में भी आ गया होगा कि ई कृषि क्या है। ठीक है, अब मैंने समझा दिया तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारा ऐप आ गया है। ठीक है, सरकार भी ई कृषि पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। अभी आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगा ई कृषि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कृषि मूल्य श्रृंखला क्या होती है। तो इसमें खेती से लेकर उसके अंतिम उत्पाद तक कई व्यक्ति रहते हैं या कई लोग रहते हैं जो निम्न प्रकार हैं। जिससे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें खेती से लेकर उसके अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने में कई लोग शामिल होते हैं। जिसमें पहला है कृषि को विभिन्न सूचनाओं और प्राथमिक चीजों को उपलब्ध कराने वाली कंपनियां, ठीक है, जिन्हें इनपुट कंपनियां कहते हैं। किसानों को विभिन्न सूचना और प्राथमिक चीज को उपलब्ध कराने वाली जो कंपनियां हैं जिन्हें इनपुट कंपनियां कहते हैं, वे किसानों को बीज, उर्वरक, फसल रक्षा रसायन, खेती संबंधी मशीन आदि उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, फिर किसान क्या करता है, किसान को जब ये सब सुविधाएं मिल जाती है तो किसान क्या करता है, बीज का उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है, अन्न का उत्पादन करता है। बीज का उत्पादन नहीं, अनाज का उत्पादन करता है। फिर व्यवसायी प्राथमिक कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर द्वितीय और तृतीय उत्पादों के रूप में पैक करते हैं। फिर जो व्यापारी होते हैं वह क्या करते हैं कि किसानों से उसके अन्न को लेकर, उसके अनाज को लेकर उसको प्रसंस्कृत करके क्या करते हैं, द्वितीय और तृतीय उत्पादों के रूप में पैक करते हैं। तो इसी प्रकार के प्रक्रिया को बोला जाता है कृषि मूल्य श्रृंखला। तो चलिए एक शब्द में यदि देखें कृषि मूल्य श्रृंखला क्या होती है तो उसको आप लोग देख लीजिए। कृषि मूल्य श्रृंखला एक कृषि उत्पाद को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक ले जाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एकीकृत श्रृंखला है। कृषि मूल्य श्रृंखला कृषि उत्पादक को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक ले जाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एकीकृत श्रृंखला है। ठीक है, तो ई एग्रीकल्चर क्या है समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए फिर देखते हैं, हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा अभी कृषि मूल्य श्रृंखला। अब फिर से थोड़ा सा ई एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। ई कृषि में सूचना और संचार तकनीक के पहले से अस्तित्व में या नए उभरते तरीकों का अनुप्रयोग और नवीनतम साधनों का विकास, डिजाइन और धारणाओं का निर्माण शामिल है। मतलब क्या इसका कि जो ई कृषि है उसमें सूचना और संचार तकनीक के पहले से अस्तित्व में या नए उभरते तरीकों का अनुप्रयोग और नवीनतम साधनों का विकास, डिजाइन और धारणाओं का निर्माण शामिल है। ठीक है, ई कृषि अनुप्रयोग में वे सभी कृषि और ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं जिसमें सूचना और संचार तकनीक द्वारा लोगों के सशक्तिकरण की क्षमता मौजूद होती है। क्या होती है, सूचना और संचार तकनीक द्वारा लोगों के सशक्तिकरण की क्षमता मौजूद होती है। तो ई एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा देखेंगे कि भविष्य में ई एग्रीकल्चर की क्या संभावना है। ठीक है, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन अमेरिकी निर्यातकों को वस्तुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं दे रहा है। ठीक है, यह नेटवर्क वर्तमान वर्ष का लेखा जोखा और अगले वर्ष की खाद्य एवं कृषि उत्पाद की खबर की पूर्व सूचना देता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था की होती है। भारत में भी ऐसे नेटवर्क को विकसित करने की तैयारी है। हालांकि भारत में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए अमेरिका जैसा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसे और गतिशील बनाने की जरूरत है। अभी तक भारत में किसान कॉल सेंटर, ई चौपाल, हेल्पलाइन आदि के जरिए किसानों को सूचनाएं दी जा रही हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र एवं भारत सरकार की कृषि मंत्रालय व कृषि विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त कोशिशें जारी हैं कि भारत में ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि बाजार को भी किसानों तक पहुंचाने में लाभकारी हो सके। किसान अपनी उपज का मूल्य तो जाने ही, साथ ही उन्हें विदेशों में भी अपनाई जा रही तकनीक सरल भाषा में उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए भविष्य में ही कृषि है। ठीक है, देखिए ई कृषि जो है, जो हमारे गांव के किसान है, ठीक है, मुख्य रूप से इन्हीं के लिए है। इन लोगों को देखिए सभी सुविधाएं, सभी सूचनाएं टाइम पे नहीं मिल पाती थी, लेकिन ई कृषि के आने की वजह से हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाली आबादी को काफ़ी फायदा हुआ है। वह भी काफ़ी वृद्धि विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ई कृषि के बारे में आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे ICT टेक्नोलॉजी क्या है। आईसीटी जो मैंने अभी अब बताया था आप लोगों को, इसमें ICT की यूज से
सूचना प्रदान किया जाता है किसानों को। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परंपरागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। मतलब जो परंपरागत खेती की जाती थी उसके स्थान पर आधुनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अधिकांश सीमांत और छोटे किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते रहते हैं, जिस कारण खेती की लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक तरीके के साथ सोच समझ कर खेती की जाए तो फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपज ली जा सकती है। साथ ही फसल की बुआई से पूर्व यदि बाजार की तलाश कर ली जाए तो खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। ठीक है, जो कृषि व भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जिसके साथ कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि किसान आधुनिक तकनीक के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी लाभान्वित हो सके। तो देश के अनेक भागों में हो रही किसानों की खुदकुशी के अनेक कारण हैं, जिनमें से एक कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का न होना भी है। अतः सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण और किसानों को अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण पशुपालक, खेतिहर मजदूर व किसान किसी योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलिया के चक्कर में न पड़ें। खाद बीज जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति दुरुस्त नहीं होने से किसान गुणवत्ता से लेकर कीमत तक हर चीज में ठगा जा रहा है। ठीक है, तो आज भारतीय किसानों के समक्ष सबसे गंभीर समस्या उत्पादन का सही मूल्य न मिलना है। आज के समय में भारतीय किसानों के समक्ष सबसे गंभीर समस्या उत्पादन का सही मूल्य न मिलना है। देखेंगे आप लोग, आपके यहाँ जो बिचौलिया आता है आपसे गेहूं खरीदने, वह आपको इस टाइम देगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया केजी। 1 किलो का 20 रुपया देगा, मतलब 2000 रुपये कुंटल देगा। लेकिन वह जाकर इसी गेहूं को, जब आपसे 2000 रुपया खरीद रहा है तो उसको कुछ लाभ है तभी तो खरीद रहा है। इसी को जाकर इसी गेहूं को 2600 रुपया कुंटल की दर से बेचता है। मतलब 20 रुपए किलो आपसे खरीदा, 26 रुपए किलो बेचेगा। तो आपने 1 साल मेहनत किया, उसके लिए खेती की जुताई की, बुआई की, पानी दिया, कटाई की, उसकी मड़ाई की, साफ सफाई की, उसके बाद उसको बेचा। और यह क्या किया, यह आपसे खरीद के ले जाकर दूसरे व्यापारी को बेच दिया, 6 रुपये कमा लिया 1 केजी पे। तो इस प्रकार देखिए बिचौलियों से ज्यादा नुकसान हो रहा है किसानों को। तो आज के भारतीय किसानों के समझ सबसे गंभीर समस्या उत्पादन का सही मूल्य ही न मिल पाना है। बिचौलियों और दलालों के कारण किसानों को अपने कृषि उत्पाद बहुत कम दामों में ही बेचने पड़ते हैं, क्योंकि कई कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां, फल फूल, दूध और दुग्ध पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें लंबे समय तक संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, न ही किसानों के पास इन्हें संग्रह करने की सुविधा होती है। इसीलिए किसानों की आड़तियों में अवसरवादी कार्य प्रणाली से बचाने के बारे में भी समय समय पर ग्रामीणों से उचित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकियों जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आईसीटी तकनीक, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई कृषि, ई पशु हाट व किसान मोबाइल ऐप आदि की शुरुआत की है। ठीक है, क्या किया, किसान मोबाइल ऐप का शुरुआत किया। इन सभी के माध्यम से किसानों को समय समय पर उनके जो उत्पादन, उनके जो अनाज, उसके सही दाम का पता चल सकेगा। ठीक है, उसके कौन से खाद, कौन से उर्वरक, किस सब का यूज करना है वो सब पता चल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, इन सभी का यूज हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है आईसीटी टेक्नोलॉजी। तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि में सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों का प्रयोग, केवीके मोबाइल ऐप किसान के लिए, केवीके मोबाइल ऐप कृषि विस्तार कार्यकलापों में केवीके की नई पहल इत्यादि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। केवीके का मतलब क्या होता है? केवीके का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो क्या बोला जाए कि उत्पादन के बढ़ाने हेतु टिकाऊ कृषि में सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों का प्रयोग, कृषि विज्ञान केंद्र के मोबाइल ऐप, कृषि विस्तार क्रियाकलापों के केवीके के नई पहल इत्यादि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। आईसीटी के प्रसार महत्व को समझाते हुए किसानों तक नवीनतम कृषि संबंधी वैज्ञानिक जानकारियों के प्रसार हेतु कई पहल की गई हैं। वेब आधारित केवीके पोर्टल भी बनाए गए हैं। आईसीएआर के संस्थानों के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए आईसीएआर पोर्टल पर कृषि शिक्षा से संबंधित उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने के लिए एग्री यूनिवर्सिटी पोर्टल को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त केवीके मोबाइल ऐप पर भी किसानों के विकास में डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा।
जो देखिए जो आईसीटी टेक्नोलॉजी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अपने अनाज का सही दाम मिल सके, किसानों को सही बीज मिल सके, किसानों को सही उपकरण मिल सके कम दामों पर। ठीक है, तो यही सब आईसीटी का मुख्य उद्देश्य जो कि मैंने आप लोग बताया। थोड़ा सा देख लेते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी के उपयोग से किसानों को क्या लाभ है? तो पहला लाभ यही है कि समय समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना। तो आईसीटी के उपयोग से किसानों को समय समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है आईसीटी। ठीक है, समय समय मतलब कि इस समय जैसे मान लीजिए धान की बुआई चल रही है, ठीक है, तो इस समय बारिश नहीं हो रही है, उसमें आईसीटी कुछ कर नहीं सकता है। जैसे आपके खेत में मान लीजिए डिजीज लग गया, रोग लग गया कोई, तो आईसीटी जो आपको बताएगा कि आप उसमें कौन सी दवा यूज करें, आपको उससे बचने का भी उपाय बताएगा कि आप क्या करें कि आपके खेत में या डिजीज न लगे या कीट न लगे। ठीक है, तो समय समय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, बताएगा कि इस समय आपके मंडी में इस फसल की कितनी रेट चल रही है, किस फसल की कितनी रेट चल रही है। ठीक है, आप उसको कहाँ पर बेच सकते हैं, तो समय समय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। क्रेडिट तक पहुँच और उच्च दामों से वैश्विक बाजार में बेचना आदि से कृषि उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम है। तो क्रेडिट तक पहुंच मतलब जो आईसीटी होता है, इसके माध्यम से सीधे हम लोग क्या करते हैं, व्यापारी से संपर्क करते हैं, बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हम लोग फसल को कुछ और अधिक दाम में बेचते। जैसे मान लीजिए बिचौलियों को 20 रुपए केजी में बेचते थे, हम इसी को जाएंगे व्यापारी को बेचेंगे भैया 24 रुपए किलो, यदि 26 रुपए किलो लेगा तो भी हमें 4 रुपए का मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, 26 रुपए किलो है तो 26 रुपए किलो ही जो व्यापारी होते हैं वह लेते हैं। ठीक है, तो सीधे क्रेडिट तक पहुंच होती है और उच्च दामों से वैश्विक बाजार में बेचने से काफी लाभ होता है। तो इस प्रकार कृषि को उत्पादकता में भी सुधार करने में जो है आईसीटी वह सक्षम है। अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि ट्रेसेबिलिटी डेटा न केवल खाद्य से जुड़े नुकसान को प्रबंधित करने में मदद करता है, बल्कि समग्र व्यापार प्रदर्शन को भी बढ़ावा देता है। विकासशील देशों में कृषि के लिए आईसीटी का उपयोग दक्षता स्तर बढ़ सकता है और खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है। कृषि विस्तार भी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार और कृषि को आर्थिक विकास में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आईसीटी एग्जाम में आ सकता है और ई कृषि दोनों। आगे चलते हैं, देखेंगे डेटाबेस के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है? तो डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस डेटा का एक संग्रहित संगठन है। ठीक है, डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो डेटा को आसानी से एक्सेस करने, हेर फेर करने और अपडेट करने की अनुमति देता है। डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक संगठन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो डेटा को आसानी से एक्सेस करने, हेरफेर करने और अपडेट करने की अनुमति देता है। तो डेटाबेस समझ गए होंगे। डेटाबेस देखिए जो होता है ना, एक संगठित संग्रह होता है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह होता है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और एक्सेस किया जाता है। जहां डेटाबेस अधिक जटिल होते हैं उन्हें अक्सर औपचारिक डिजाइन और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वह सिस्टम होता है, वह सॉफ्टवेयर है। देखिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वह सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो डेटा को पकड़ने और उसका विश्लेषण करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं, अनुप्रयोगों और स्वयं डेटाओं के साथ सहभागिता करता है। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अतिरिक्त रूप से डेटाबेस को प्रदान करने के लिए प्रदान की जाने वाली मुख्य सुविधाओं को शामिल करता है। डेटाबेस संदर्भित किया जाता है। अक्सर डेटाबेस शब्द का उपयोग किसी भी डीबीएमएस डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस से जुड़े एप्लीकेशन को शिथिल करने के लिए किया जाता है। तो देखिए डेटाबेस को मेरा लगा क्या होता है? डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो डेटा को आसानी से एक्सेस करने, हेरफेर करने और अपडेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, डेटाबेस का वर्गीकरण देखेंगे। डेटाबेस कुल 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। जिसमें पहला होता है इन मेमोरी डेटाबेस। तो इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है? तो इन मेमोरी डेटाबेस यह एक डेटाबेस है जो मुख्य रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है। इन मेमोरी डेटाबेस मुख्य रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है, लेकिन आमतौर पर गैर वाष्पशील कंप्यूटर डेटा भंडार समर्थित है। मुख्य मेमोरी डेटाबेस डिस्क डेटाबेस की तुलना में तेज होते हैं और इसलिए अक्सर उपयोग किए जाते हैं जहां प्रतिक्रिया समय महत्वपूर्ण होती है, जैसे नेटवर्क उपकरण। ठीक है, तो इन मेमोरी डेटाबेस होता है, यह भी एक डेटाबेस है जो मुख्य रूप से मुख्य मेमोरी में
रहता है। दूसरा है क्लाउड डेटाबेस। कौन सा? क्लाउड डेटाबेस। तो क्लाउड डेटाबेस क्या होता है? तो यह क्लाउड टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। डेटाबेस और इसके अतिरिक्त DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड में दूरस्थ रूप से रहते हैं, जबकि इसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर द्वारा विकसित किए जाते हैं और बाद में एंड यूजर्स द्वारा वेब ब्राउजर और ओपन API के माध्यम से बनाए और उपयोग किए जाते हैं। अगला है दस्तावेज उन्मुख डेटाबेस। दस्तावेज उन्मुख डेटाबेस। तो दस्तावेज उन्मुख डेटाबेस क्या होता है? इसको दस्तावेज उन्मुख या अर्थ संरक्षित सूचना के भंडारण, पुनर्प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दस्तावेज उन्मुख डेटाबेस डेटाबेस की मुख्य श्रेणियों में से एक होता है। ठीक है, देखेंगे एम्बेडेड डेटाबेस। तो एम्बेडेड डेटाबेस सिस्टम एक DBMS है। क्या है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कसकर या मिलकर एकीकृत हो जाता है, जिसे संग्रहित डेटा तक इस तरह से पहुंच की आवश्यकता होती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के एंड यूजर से छिपा होता है और इसके लिए बहुत कम निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते रहिए, सॉरी डेटाबेस के जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है फेडरेटेड डेटाबेस, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया डेटाबेस, उसके बाद ऑपरेशनल डेटाबेस, उसके बाद समानांतर डेटाबेस। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछ सकता है क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो बताया। 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से, कौन कौन सा? एक ई कृषि, एक ICT। देखिए ICT जो होता है ना, ई एग्रीकल्चर जो होता है, ई कृषि जो होता है, उसमें पूरा का पूरा यूज ICT, पूरा का पूरा रोल ICT का ही होता है। ICT किसानों को तो सूचना पहुंचाती है सब चीज की, और ICT क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।